हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा 20 ऐसे क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज के जो हर साल रिपीट होते हैं बिजनेस स्टडीज के बोर्ड एग्जाम में। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के, फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के और फुल बिजनेस स्टडीज के नोट्स बना दिए हैं। साथ में इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी आप लोगों के लिए बना दी है मैंने। देखो बेसिकली होता क्या, अगर आप लोग का नोट्स होंगे ना, तो आप लोग जल्दी रिवीजन कर लोगे चीज़ों को। रिवीजन में आप लोगों की हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दे रहा हूँ मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज की। साथ में फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के और फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को 299 रुपीज़ में दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे से ले चुके हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अगर आप लोग भी मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, 8800079733 1। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो। मैं आपको ये सारी चीज़ें 299 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताने हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे दो एक्सप्लेन करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, और मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव फंक्शन है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे फर्म छोटी है या बड़ी है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आपका ऐसा नहीं कि आपको एक बार अपना गोल अचीव कर लिया तो आप लोग मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप लोग हर बार मैनेजमेंट करोगे। ठीक है बच्चों। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू यू अग्री, गिव रीजंस। क्या कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का? तो बच्चों बिल्कुल ये सही बात है। कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो हम लोग अचीव कर पाएंगे हमारे गोल्स को, तभी हम लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, है ना। अगर एम्प्लॉयज ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट्स ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे फर्म में, तो कैसे ही गोल्स अचीव होंगे, सोचो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एक असेंस होता है मैनेजमेंट का, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज टू बी कंसिडर्ड बोथ साइंस एंड आर्ट, एक्सप्लेन। क्या मैनेजमेंट दोनों साइंस और आर्ट है, उसको एक्सप्लेन करो। तो बच्चों मैनेजमेंट बिल्कुल साइंस है, क्योंकि इसमें भी प्रिंसिपल्स होते हैं, और आर्ट भी है, क्योंकि हर मैनेजर अपनी तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैनेजमेंट जो है वो दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं आपको बताने हैं वो। मैंने यहाँ पे सारे आप लोग लिख दिए हैं। फर्निशिंग मैनेजर्स विद बेनिफिशियल इंसाइट्स। देखो बेसिकली होता क्या है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं ना, ये इनसाइट दे देते हैं मैनेजर्स को। कल को अगर किसी मैनेजर को कोई दिक्कत आएगी तो वो इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकता है। ये साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, ऑलरेडी एप्लीकेबल होते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं आती इनको यूज करने में। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं ये। मैनेजर की ट्रेनिंग हो जाती है, एजुकेशन होती है, रिसर्च हो जाती है, सब कुछ हो जाता है उसका। एक कंप्लीट उसकी ग्रोथ हो जाती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेट असिस्ट इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है? तो बच्चों इसका आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर जो कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं। एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर जब हम लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर की हो रही है। ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, एक्सप्लेन। तो बच्चों बिल्कुल ये सही बात है। सोशल एनवायरनमेंट नहीं पढ़ोगे ना, अगर सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ोगे, तो हम लोग डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें सोसाइटी की नीड्स को पढ़ना चाहिए, सोसाइटी की वांट्स को पढ़ना चाहिए, सोसाइटी कब क्या चाहती है, हमें एनवायरनमेंट को ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के, पढ़ने के ये फायदे होते हैं, इससे हमें यूजफुल रिसोर्सेज को यूज करना आ जाता है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग थ्रेट्स क्या होंगे। हमें अगर लगता है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आने वाली, तो हम लोग पहले उसको डिसाइड कर लेते हैं। पॉलिसीज बनाने में, प्लानिंग बनाने में बहुत काम आता है ये आप लोगों के लिए। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने में और एक अच्छा एडवांटेज यूज करने में काफ़ी काम आता है ये। और ये चीज़ों को एकोमोडेट कर देता है रैपिड चेंजेस के साथ। हमें पता है कि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज होता है बिजनेस का, अगर हम लोग उसमें कॉप अप नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है बच्चों। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। तो बच्चों 3 एलिमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। मेरे साथ बोलोगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। जब भी हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, जैसे सपोज ये बंदा है, ये मिस्टर ए है, यहाँ पे इन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है ये मिस्टर बी को डेलीगेट कर दी कि भाई 2-4 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ कहीं पे घूमने, या मुझे कुछ और काम है, मेरी जगह पे आप परफॉर्म करोगे। ठीक है बच्चों, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी को डेलीगेट करना। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आपको कोई भी दो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताने हैं। देखो इंसेंटिव्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल वो होते हैं जो पैसों से रिलेटेड होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल वो होते हैं जो पैसों से रिलेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको दो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताने हैं। एक होता है बच्चों स्टेटस, किसी भी कंपनी में आपकी क्या रैंक है ना, वो एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को एक अच्छी रैंक दे दोगे ना, तो वो मोटिवेट हो जाएगा, वो नॉन फाइनेंशियली, बिना पैसे दिए आपने उसको मोटिवेट कर दिया है। फिर आती है करियर एडवांसमेंट पोजीशन। अगर आपकी कंपनी में करियर एडवांसमेंट पोजीशन है, तो एम्प्लॉय यूजुअली क्या होगा, मोटिवेट रहेगा, वो नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट रहेगा वो। तो ये दो चीज़ें ऐसी होती है जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स। आपको बताने कितने टाइप के लीडरशिप्स होते हैं। केस स्टडी के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस स्टडीज़ के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोग मेरे से फुल बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स और केस स्टडीज़ ले सकते हो। मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज़ की सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस नंबर पर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है 8800797133 पे, और मेरे से सारे नोट्स ले लो। काफ़ी सारे बच्चे ले रहे हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। आपके पास भी मौका है इसको लेने का। ठीक है, तो 3 ऐसे आपको लीडरशिप स्टाइल बताने हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है लेजिस फेयर। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जो साथ में आपस में बातचीत करके डिसीजंस लेता है। ऑटोक्रेटिक आपस में बात नहीं करता, अपनी सारी अथॉरिटी चलाता है ये। ठीक है बच्चों, ये ऐसा लीडर होता है। तीसरा होता है लेजिस पे, फ्री रेन लीडर। इस वाली कैटेगरी का लीडर जो होता है वो फ्री छोड़ देता है अपने फॉलोअर्स को। वो चाहता है कि तुम लोग खुद से करो, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। डेमोक्रेटिक साथ में चलता है, लेजिस पे पूरा तरीके से छोड़ देता है, और ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी शो करता है अपनी। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको सिमेंटिक बैरियर बताना है कम्युनिकेशन का क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे लैंग्वेज बैरियर हो गया, कुछ वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए। जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, हमारे वर्ड्स फ्रेजेस सामने लोगों को अगर नहीं समझ आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, लैंग्वेज बैरियर होता है ये। क्या होता है बच्चों, ये लैंग्वेज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बच्चों, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस और कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है बच्चों, ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए, मैं आपको इसको सीरियल वाइज बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों होता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले होता है बच्चों सेटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर होता है बच्चों कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। और फिर आता है बच्चों एनालाइजिंग डेविएशंस। ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशंस। समझे, ये चार बेसिकली जो होते हैं ये प्रोसेस होते हैं कंट्रोलिंग के। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कमेंट, ये बात बिल्कुल सच है कि प्लानिंग जो होती है वो आगे की तरफ देखती है, और जो कंट्रोलिंग होती है वो पीछे की तरफ देखती है। जब भी हम लोग प्लान्स बनाते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर के लिए होते हैं। और कंट्रोलिंग हम पीछे का चेक करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे अचीव किया, और क्या क्या हमारे डेविएशन से क्या क्या दिक्कतें आई हैं। ठीक है, 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही एक एकलौता ऐसा वो है, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है बच्चों, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही है एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है, डिविडेंड स्टेबल रखना चाहते हो, प्रेफरेंस क्या है शेयर होल्डर्स का, अर्निंग्स का कितना अमाउंट है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है। ये सब चीज़ें आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। देखो बेसिकली होता है कि जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसके हम दो हिस्से बनाते हैं। एक होता है हमारा डिविडेंड, एक होता है बच्चों डिविडेंड,
और एक होता है बच्चों हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कितना पैसा रिटेन रखना है कंपनी के अंदर, कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना है, ये डिसाइड करने को ही हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो डिपेंड करता है कि अगर ग्रोथ ज़्यादा है आपकी फर्म में तो डिविडेंड मत दो, पैसा रिटेन करके रख लो, ग्रोथ में काम आएगा। अगर स्टेबल डिविडेंड है, हर साल स्टेबल डिविडेंड देते हो, तो इस बार भी डिविडेंड दो। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, आपको प्रॉफिट कितना है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि डिविडेंड दोगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा, और कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है। ठीक है बच्चों। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एनी 4 फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के 4 हमें फंक्शन बताने, मैंने आप बता दी। प्राइस डिटरमाइन करता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, और सेफ और फेयर मार्केट के लिए ये काम करता है। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करता है वो। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनीज को, गाइडलाइंस निकालता है, कोड ऑफ कंडक्ट निकालता है, ताकि कोई बंदा अनफेयर ना करे मार्केट में। ठीक है बच्चों। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एमएमआई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ये सब क्या होते हैं बच्चों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। केस स्टडीज के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग केस स्टडीज और नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 299 रुपीज़ में मैं आपको दे रहा हूँ। इस नंबर पे आपको मुझे कनेक्ट करना है, और अभी के अभी ये सारे नोट्स आप लोग ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम शुड हैव। एक गुड ब्रांड नेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इजी टू स्पेल हो, शॉर्ट हो, रिकॉग्नाइजेबल हो, यूनिक हो, सजेस्ट करे प्रोडक्ट की क्वालिटी को, हैंडी हो, अडेप्टेबल हो, अडेप्टेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हो, और पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए भी अडेप्टेबल हो वो। ठीक है। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे बच्चों राइट्स एंड कंज्यूमर्स की, और ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंज्यूमर की। राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिटी चेक करे, अवेयर है चीज़ों को लेके, लेबल्स को रीड करे, और ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन करे। कभी भी ऐसा ना हो कि बिल ही ना लेके आए कंज्यूमर, बिना बिल के सामान को खरीदेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंज्यूमर्स की। ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।